स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो आई होप आप सबको पता ही है कि हम फोर्थ चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है अपनी ज़ूलॉजी सेक्शन का। एंड इससे पहले हमने बड़े सारे टॉपिक्स पढ़े, जैसे कि कल हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला पढ़ा। आज हम उसके आगे नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड आई होप कि आपको पता थोड़ा बहुत आपने 10th तक पढ़ा ही होगा साइंस में कि न्यूरल कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन क्या है। सो अगर हम बात करें न्यूरल कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन की, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसे दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जब आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएं और एक दूसरे की फंक्शनिंग को कॉम्प्लीमेंट करें, उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जिस तरह से अगर हम एक सिंपल मतलब एक एग्ज़ाम्पल ले लें, डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्ज़ाम्पल ले लें। तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करते हैं, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, देन वी हैव स्टोमक, एलिमेंट्री कैनल। सो इस तरह से जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन चल रही है या जिस तरह से वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस ऐसी मतलब स्थिति को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन एक सिंपल वर्ड है जिससे हमें पता भी है, कोऑर्डिनेट करना, आपस में तालमेल बैठ जाना। सो न्यूरल सिस्टम क्या होगा या न्यूरल जिसे हम कंट्रोल कहते हैं वो क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है न्यूरल सिस्टम की, मीन्स कि न्यूरल सिस्टम हमारे दिमाग का सिस्टम भी आप कह सकते हैं। मतलब कि न्यूरल सिस्टम के जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं वो आपके न्यूरॉन्स ही हैं। न्यूरॉन्स आपको पता ही है, नर्व सेल्स भी हम इन्हें कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट सेल हैं हमारी बॉडी के, और इन्हीं का ही पूरा योगदान है। इम्पल्सेस, जो भी कोऑर्डिनेशन, रिस्पॉन्स, जो भी कुछ जनरेट होता है वो इन्हीं से ही होता है, और न्यूरल सिस्टम में यही सब है। सो ये क्या करते हैं, जितने भी न्यूरॉन्स हैं ये कोई भी स्टिमुलाई है, जो एक्शन है उसे डिटेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे और बाद में फिर ट्रांसमिट भी करते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, कि न्यूरल सिस्टम में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, वो क्या है बेसिकली। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, यानी कि हमारा दिमाग वाला पोर्शन जो है, हमने बहुत सारे सिस्टम्स पढ़े हैं अभी तक, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम नर्वस सिस्टम समझेंगे। नर्वस सिस्टम जिससे हमारी बॉडी में पूरे कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना हो, दिमागी जितना भी सिस्टम है वो सब कुछ हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसमें कि न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। हम जो भी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, अब एक सिंपल हम चल रहे हैं, ये भी कोऑर्डिनेशन है। हम चलते हैं, गिरते क्यों नहीं हैं? वी नो डैट कि हमें इस पाथ पे चलना है और इस तरह से चलना है। सो एक कोऑर्डिनेशन जो रहती है ब्रेन की बाकी सारे ऑर्गन्स के साथ। हमारी बॉडी का जो हर एक ऑर्गन है वो हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेट करता है, और उसकी कोऑर्डिनेशन से क्या होता है कि हर एक ऑर्गन की जो है फंक्शनिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर रहती है। अगर एक इंसान सिंपल डांस ही कर रहा है तो उसमें भी बैलेंस की ज़रूरत होती है। वो भी हमारे सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन उसी चीज़ में चाहिए होती है। वी कोऑर्डिनेट कि किस तरह से हमें बैलेंस करना है, स्टेप करना है, मूव्स करने हैं। सो ये इस तरह से कोऑर्डिनेशन रहती है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये दो सिस्टम्स में क्लासिफाइड है। एक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में PNS भी कह सकते हो। दूसरा आपका आ जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप CNS भी कह सकते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा मेन है, हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी जो है, जहाँ से सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं ब्रेन तक जाते हैं। सो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा, एंड विसरल नर्वस सिस्टम आ जाएगा। ओके, देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो तीन चीज़ों में डिवाइडेड है: सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एंटेरिक नर्वस सिस्टम। जितना आपको मेंशन है उतना ही आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। सो हम इसके बारे में देखते हैं। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में PNS भी कह सकते हैं, इसके भी दो टाइप्स हैं। दो टाइप्स के नर्व फाइबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एक है एफरेंट नर्व फाइबर्स और एक है इफरेंट नर्व फाइबर्स। अगर हम एफरेंट नर्व फाइबर्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ से जितने भी नर्व इम्पल्सेस हैं, ठीक है, जितने भी इम्पल्स जनरेट हुए हैं
उसको हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स जहाँ पे हमारा दिमाग है, हमारी रीढ़ की हड्डी मतलब जॉइंट है, वहाँ तक लेके जाएगा। और जो हमारा इफरेंट नर्व फाइबर सिस्टम है, ये क्या करता है, जितने भी हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसमिट करेगा। मतलब वहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, वहाँ से रिस्पॉन्स लेके फिर वो मतलब CNS से जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड में, वहाँ से लेकर हर एक टिश्यू या टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएगा। मीन्स कि जैसे सपोज करो कोई रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, ठीक है, हमें किसी ने कोई कुछ ऑर्डर दिया है, अगर वो रिस्पॉन्सेज हमारे जितने भी हमारे इम्पल्सेस हैं, हमारे टिश्यू ऑर्गन, वहाँ से इकट्ठे होकर हमारे CNS के पास जा रहे हैं। जैसे सपोज़ किसी ने हमें कोई ऑर्डर दिया है, हमने वो सुना, ठीक है, हमारी सेंसेशन जाके हमारी एफरेंट जो नर्व फाइबर्स हैं उन्होंने सेंसेशन कलेक्ट की हमारी ईयर्स से, हमें ये ऑर्डर मिला है, वो सेंसेशन जा रही है हमारे दिमाग के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाएगी, ठीक है। फिर वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होगा कि हमें ये ऑर्डर फुलफ़िल करना है, हमें ये काम करना है। फिर वो हमारा पूरा ऑर्डर कहाँ तक जाएगा, वो हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर वापस CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ ब्रेन है, टिश्यू ऑर्गन और टारगेट पे जाएगा। मीन्स कि हमें पता चल जाएगा कि हमने ये काम करना है, हमें क्या ऑर्डर मिला है, हमें पढ़ाई करनी है, ये क्या करना है। सो इस तरह से रिस्पॉन्स जनरेट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वी नो ब्रेन है सबसे बड़ा। ब्रेन जो है कमांड की तरह काम करेगा और सिस्टम को कंट्रोल करेगा। जिस तरह हम कंप्यूटर में कोई कमांड देते हैं और सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ह्यूमन ब्रेन जो है बेसिकली, ये जो हमने कल भी पढ़ा था कि स्कल है, 8 बोन्स हैं, स्कल बोन्स हैं। सो हम इसके बारे में ये समझते हैं कि इन स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है हमारा ब्रेन, और ब्रेन में 3 तरह की लेयर्स होती हैं। उन 3 लेयर्स को हम मेनिंजेस कहते हैं। सो ये ब्रेन की जो 3 लेयर्स हैं इसे प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर वाली होती है उसे हम कहते हैं ड्यूरा मैटर, अंदर वाली को मिडल अराकिनॉइड, और जो सबसे मिडल वाली को अराकिनॉइड कहेंगे, और जो बिल्कुल अंदर है इनर मोस्ट है उसे हम पिया मैटर कहेंगे। ओके, ये नर्व्स ब्रेन्स को ब्रेन को क्या करती हैं, बचाती हैं बाहर के जितने भी डैमेज वगैरह से। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले फॉर ब्रेन, सेकेंड इज़ मिड ब्रेन, थर्ड इज़ हाइंड ब्रेन। फॉर ब्रेन की बात करें तो वो नेक्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेरिबरम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये हमने सुना भी हुआ है 10th तक। सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, और 2 भागों में डिवाइडेड है, जैसे कि लेफ़्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। जब भी हम कभी भी कोई इमेज देखते हैं, कहीं के भी बुक्स में या कई बार इस तरह से मॉडल्स होते हैं, तो उनमें हम देखते हैं ब्रेन के कैसे हेमिस्फीयर्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। सेकंड है आपका थैलेमस। थैलेमस जो होता है ये बिल्कुल फोर ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट रहता है, थैलेमस कहते हैं हम इसे। और जितने भी हमारे सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग्स होते हैं, सेंसेशन वाले रिस्पॉन्सेज होते हैं, ये थैलेमस ही जनरेट करता है। देन वी हैव हाइपोथैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल बेस पे एक छोटा सा लाई करता है पार्ट, हाइपोथैलेमस। जितना भी हमारा जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हम कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है, हमें कैसे पता चलता है कि इतना खाना खाने के बाद हमें बस इतना ही खाना खाना चाहिए वरना ओवर ईटिंग हो जाएगी, इतनी ही भूख लगी है, हमें पानी कितना पीना है। ये जब बॉडी में कुछ इस तरह से सिग्नल्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनका फिर सिग्नल मैसेज जाके हमारे ब्रेन के पास जाता है कि दैट वी शुड स्टॉप ईटिंग, वरना इसके बाद ओवर ईटिंग से वॉमिटिंग हो सकती है। सो वी शुड, तब हम रुक जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, बस हमें इतनी ही भूख लगी है। बॉडी का टेम्परेचर मैनेज रहना। ओके, ड्रिंकिंग, कि इस टाइम प्यास लगी है, बहुत प्यास लग रही है। जब हमें प्यास लगती है तो हम खाना नहीं खाते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम पानी नहीं पीते हैं। खाने के टाइम पे हमें खाना ही चाहिए होता है, खाना खा के ही हमारी भूख मिटती है। और पानी के टाइम पे जब हमें पानी ही, स्पेशली पानी ही चाहिए होता है, कोई ड्रिंक या किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए होती। सो ये सब रिस्पॉन्सेज जो होते हैं कि थैलेमस देखता है, जो कि बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट होता है। सॉरी, हाइपोथैलेमस देखता है, जो कि थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट होता है। एक ग्लैंड के बारे में भी आपने सुना होगा, पीनियल ग्लैंड, जो बड़ा छोटा सा होता है, मटर के दाने जितना होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हम जिसे कहते हैं, जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। उसको भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन की बात करते हैं। 3 तरह के ब्रेन पढ़े थे, फॉर ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़ लिए, अब है मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन क्या होता है, ये हाइंड और फॉर ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है, इसलिए इसे हमें मिड ब्रेन कहते हैं। इसके पास 3 तरह के लोब्स हैं, दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिंजिमा क्वाड्रिजिमिना। देन वी हैव हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है ये थोड़ा नीचे वाला या लोअर सेक्शन वाला पार्ट होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, लाइक पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। जैसे पीछे हमने पढ़ा कि सेरिब्रम जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है, सो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट आपका आ जाएगा सेरिबेलम। और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनके बीच में वो कनेक्शन बनाएगा, इन दोनों को ज्वाइन करेगा, ताकि क्या हो कि कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट हो, उसके बाद उसके सिग्नल्स जो हैं वो हमारे ब्रेन तक जाए। अब हम कोई भी चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, डांस करते हैं, उसके लिए हमें बॉडी का पोस्चर कंट्रोल, किस तरह से हमें कोई स्टेप करना है, क्या करना है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व है, हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व है, ये बात तो क्लियर है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए अगर, इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी कभी मतलब इंसान को बहुत वीक बना देती है, इंसान कोमा में चला जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में ही अगर मतलब प्रॉब्लम आ गई है या कुछ भी प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है, इंजरी हो गई है, सो इंसान बिल्कुल बेड पे पड़ जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सेज जनरेट नहीं हो पाते हैं। रिस्पॉन्सेज जनरेट नहीं हो पाते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो होता है वो एक तरह से अधमरी हालत में हो जाता है। यही बात है कि हमारे जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाते हैं, और उनके बीच में जो कनेक्शन है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी ये कुछ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा पार्ट है, ब्रेन। जैसे ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, एंड ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और ये स्पाइनल कॉर्ड चल रही है। ये देखिए, ये ब्रेन वाला पार्ट है और ये स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये सेरिबेलम है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड दिस इज सेरिब्रम। ये जो लोब्स हम देखते हैं, इस तरह से डिजाइन अक्सर हम इमेजेस में, बुक्स में, मॉडल्स में देखते हैं, तो ये पूरा सेरिब्रल वाला पार्ट होता है। दिस इज कॉर्पस कैलोसम। ये थैलेमस है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस है, इसके बेस में ये जो गोल गोल राउंड राउंड, ये थैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है। देन दिट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, यू नो बिल्कुल छोटा सा मटर के दाने दाने सबसे एंड में, पीनियल ग्लैंड भी जिसे हम कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सो दिस इज द इमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इम्पल्सेस की बात करते हैं कि किस तरह एक नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं बॉडी में, या किस तरह से हो जाते हैं। सो नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं उनकी जो ट्रांसमिशन होती है वो किस तरह से होती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के जब नर्व इम्पल्स पास होते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। सो क्या होगा कि एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा, फिर वो आगे पास करेगा, और इस तरह से क्या होता है कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होती हैं, और फिर इस तरह से जो भी रिस्पॉन्स है वो जनरेट होता है। पहले स्टिमुलस रिसीव किया जाएगा, देन उसके बाद रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको ट्रांसमिट किया जाएगा। और न्यूरॉन के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने इसका स्ट्रक्चर देखा हुआ है। जितने भी जंक्शंस प्रेजेंट रहते हैं जिनके थ्रू एक न्यूरॉन के थ्रू दूसरे न्यूरॉन जाके मतलब नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं, उन जंक्शंस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्स एक ऐसा जंक्शन है जो क्या करता है, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को कनेक्ट करेगा। प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। देन उससे क्या होगा कि जितने भी जंक्शन क्रिएट हो जाएगा हमारे प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में, और उनके बीच में जो गैप्स है जो रह जाता है, दे आर लेफ्ट विद अ गैप, उसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्सिस की समझते हैं, साइनेप्सिस कितने टाइप्स के हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी हैं और केमिकल साइनेप्स भी हैं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स की अगर हम बात करें तो वो भी प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हैं उनमें क्या रहता है कि प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में पास आ जाएंगे, यानी कि प्री एंड
पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स जब पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में डायरेक्टली फ्लो कर जाएगी, वो पास आ जाएंगे, और इस तरह से जो नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन होगी वो केमिकल साइनेप्स से काफी ज्यादा तेज होती है। ये जो गैप रह जाता है ये हम देख रहे हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर में, एक्सॉन डेंड्राइट्स, किस तरह से न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये ऊपर वाला एक्सॉन वाला पार्ट है, नीचे वाला डेंड्राइट वाला पार्ट है। केमिकल सिनेप्सिस के टाइम पे क्या होता है कि जो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होते हैं, एक वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। एक स्पेस जब फ्लूइड से फिल हो जाएगी, जिसे हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में कोई भी स्पेस नहीं होगी, इसलिए वो डायरेक्ट फ्लो कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्ट पास हो जाता है, और केमिकल तभी मैसेज जल्दी पास होगा, ट्रांसमिशन जल्दी होगी। और केमिकल साइनेप्सिस में क्या होता है कि प्री और पोस्ट साइनेप्टिक जो होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो कि एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है, उससे सेपरेट हो जाएंगे। सो इसमें क्या होता है कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कल ही हमने पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स किस तरह से मैसेज पास करते हैं, किस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और किस तरह से मसल्स में रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। वैसे ही ये वही न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं केमिकल सिनेप्सिस में, एसिटाइलकोलाइन हमने कल पढ़ा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट के पार्ट में। सो जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं उसमें बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर से फिल रहेंगे। उसके बाद जो इम्पल्सेस हैं जो एक्सॉन के बिल्कुल टर्मिनल पार्ट पे पहुंचेंगे, तो साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं वो मेम्ब्रेन के पास जाके, बिल्कुल जो मेम्ब्रेन जो लाइन करती है उसके पास जाके पहुंच जाएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, जितना भी मतलब रिलीज है जो न्यूरोट्रांसमीटर का, वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट यानी कि जो स्पेस है उससे रिलीज हो जाएगा। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वहां पे जाके एक जगह से रिलीज होके पोस्ट वाले साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जाके बाइंड हो जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, जितने भी आयन चैनल्स हैं ओपन हो जाएंगे और नर्व इम्पल्सेस जो है वो ट्रांसमिट हो जाएंगे। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे बिल्कुल मेम्ब्रेन के पास आ गए, और यहाँ से क्या हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स जो हैं वो रिलीज हो गए हैं, और ये पोस्ट साइनेप्टिक हैं, यहाँ पे उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। कैल्शियम आयंस और सोडियम आयंस की डेंसिटी से ये बैलेंस किया जाता है। इस सोडियम की एक तरह से कितनी कंसंट्रेशन पहले है, कितनी कंसंट्रेशन बाद में है। सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन और कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन अगर मेम्ब्रेन के अंदर है तो फिर उतनी कंसंट्रेशन सोडियम आयन की बाहर होनी चाहिए। उस तरह से क्या होता है, बैलेंस रखते रखते एक तरह से केमिकल ग्रेडियंट या एक तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इंक्रीज होता है, और यही क्या करता है, बैलेंस करता है। इस तरह से केमिकल सिनेप्सिस होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।